सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जब मैं अपने ससुराल अपनी बारात लेकर गया, मेरी पत्नी दुल्हन के रूप में शादी हॉल में आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अपने आप को 7 पर्दों में छुपाकर रखा हुआ है और अपने ऊपर न जाने कितने दुपट्टे डालकर मेरे सामने आकर बैठ गई थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और बुरा सा भी महसूस हो रहा था, क्योंकि सारे मेहमान अजीबोगरीब नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। वह दुल्हन तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था शादी में कोई डाकू या लुटेरा आ गया हो। वह तो इतने सारे पर्दे अपने ऊपर डालकर आई है। हर कोई उसे यही कह रहा था कि अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, उसकी ढाल बनकर, और बोल रही थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पर्देदार है और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी सिवाय अपने दूल्हे के। अपनी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। उन लोगों का सोच मुझे हैरत में डाल रही थी। शादी का दिन था, हर कोई दुल्हन को देखना चाहता था। शादी हॉल में इतनी ज़्यादा आदमी भी नहीं थे जितने दुपट्टे उसने अपने ऊपर डाल रखा था। मैंने सुना था मेरी होने वाली पत्नी बहुत अच्छी और समझदार और पर्दे वाली है। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं था, लेकिन इस तरह कोई मामला होगा मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि अच्छी खासी पर्देदार लड़कियों को भी मैंने शादी के दिन देखा है। वह अपनी पूरी तैयार होकर बहुत शौक से अपने फ़ोटो में लगी हुई होती हैं। मैं भी अपनी पत्नी को बार बार कह रहा था अपने दुपट्टे को हटा दे, लेकिन वह घूंघट के नीचे ही ना में सिर हिला रही थी। मेरी शादी थी और मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। ज़िंदगी के नई शुरुआत मेरे लिए बहुत अजीबोगरीब साबित हुई थी। मेरी शादी का सारा मज़ा ख़राब हो गया था। रिश्तेदार ताने भी दे रहे थे। हम लोग भी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, आम से लोग थे, लेकिन शादी तो इस तरह से नहीं होती। सारे मेहमान दुल्हन को ही देखना चाहते थे। वहाँ पर ज़्यादा औरतें थीं, कौन सा इतना आदमी थे। शादी हॉल से जब हम लोग दुल्हन को विदाई करवा कर घर ले आए, तब मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। अब मेरे दिल में दुल्हन को देखने की किसी तरह की कोई चाह बाकी नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था शादी के दिन मेरा बहुत मजाक बन चुका था। मैं चाहता था कि दुनिया देखे कि मेरी दुल्हन कितनी प्यारी है। मैंने अब तक उसे नहीं देखा था, लेकिन सुना था वह बहुत प्यारी है। मेरे मामा और चाचा और चाची, उनकी बेटियां सब मेरी दुल्हन को देखने की चाह में बैठी हुई थीं, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ था। घर जाकर छोटी मोटी रस्मों के बाद सारे मेहमान चले गए। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ अकेला रहता था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था और अपने ख़ानदान का वारिस भी था, और कोई भाई बहन मेरे नहीं थे। मेहमान ये कहते हुए चले गए, आपकी दुल्हन ने तो हमें अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही, शायद उसे ये डर है हम उसे नज़र लगा देंगे। मेरी माँ को भी ये बात बहुत बुरी लगी थी। खैर, उन्होंने मेरी दुल्हन को कमरे में बिठा दिया और मुझे कहा कि दुल्हन के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी कितनी जग हंसाई हुई है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना उसके पास, जितनी बेइज्जती उसने मेरी करवानी थी तो करवा चुकी है। मेरा दिल खट्टा हो गया है। उस लड़की के लिए बहुत गुस्सा करते हुए अपनी माँ से कहा था। मेरी माँ ने मुझे समझाया बुझाया और कमरे में भेज दिया। मैं बहुत ख़राब मूड के साथ कमरे में गया। मुझे दुल्हन देखने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जाए नमाज पर उस अप्सरा को देखकर मैं सारी दुनिया भूल गया था। अपना पलक झपकना तक भूल गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा हसीन लड़की नहीं देखी थी। ऊपर से वह सुर्ख रंग का दुपट्टा अपने गोरे खूबसूरत चेहरे को ढाँक कर नमाज पढ़ रही थी और दुआ मांग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई फरिश्ता या जन्नत से कोई हूर नीचे उतर कर आ गई हो। कुछ देर पहले वाला सारा गुस्सा मैं भूल चुका था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। उसने शादी वाला जोड़ा ही पहना हुआ था, मगर मेकअप साफ कर लिया था, जो शायद उसने वजू करने की वजह से उसने मिटा दिया होगा। और अब जब बिना मेकअप के इतनी हसीन थी तो मेकअप के साथ कैसी लग रही होगी। वह दुआ मांगने में इस तरह बिजी थी कि उसे मेरी आने की भी खबर तक ना हुई। जब उसने मेरी तरफ देखा तो वह चौंक गई। उसने मुझे सवाल किया, आप कौन हैं? उसने इस तरह मासूमाना सवाल किया था कि मेरी हंसी छूट गई। मैंने उससे कहा, इस टाइम तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पति के अलावा और कौन आ सकता है? उसने कहा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पूछा है। मैंने उसका हाथ थाम कर उसे बेड पर बिठाया। उसने नज़रें झुका ली थी और मुझसे कहा कि मैं 5 टाइम की नमाज की पाबंद हूँ। मैंने सोचा आपके आने से पहले ईशा की नमाज पढ़ लेती हूँ। फिर कहने लगी, मैंने अपना मेकअप उतार दिया है,
मैं वैसे फिर से तैयार हो जाती हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपने इस रूप में मुझे नहीं देखा जिसमें देखने की शायद आपको ख्वाहिश थी। मैं उसे मना करना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि उसे सिंगार की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह फौरन ही अपना मेकअप बॉक्स उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब बाहर आई तो मेकअप के साथ आई। अब तो वो किसी मलिका से कम नहीं लग रही थी और चार चांद लगा रही थी। उसने सारे जेवरात वापस पहन लिए थे जो मैंने उसकी शादी पर दिए थे। मैं जो बात कुछ देर पहले गुस्से से बरसने वाला था, अब मैं प्यार से पूछ रहा था कि उसने मेरे साथ तस्वीर क्यों नहीं बनवाई। उसने कहा, मैं कैमरामैन से अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप मुझे देखें। आप ही मेरा सारा कुछ हैं, सारी खूबसूरती सिर्फ आपके लिए है। मैं क्यों दूसरे लोगों को अपना हुस्न दिखाती फिरूं? फिर उसने कहा, आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए ठीक है, अब हम दोनों मोबाइल पर तस्वीर बनवा लेते हैं। फिर उसने मोबाइल पर ही मेरे साथ शादी के जोड़े में तस्वीर बनवाए। मुझे अंदाजा हो गया था कि वह बहुत अच्छी लड़की है, अपने पति को राजी करना अच्छे तरीके से जानती है। मेरी पत्नी को दूसरे लोग देखें, ये तो मुझे भी पसंद नहीं था। खैर, मैंने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हमने खूबसूरत ज़िंदगी की सफ़र का आगाज़ किया। उसने मुझे बहुत खुशी दी थी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं था। शादी के कुछ ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया था वह ज़माने को खुश करने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वह सिर्फ पति को खुश करना चाहती थी। मैं दिन ब दिन उसकी बातों से इम्प्रेस होता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि उसका हंसना बोलना, हर अंदाज सिर्फ मेरे लिए था। उसे बहुत अच्छे तरीके से पता था कि पति को कैसे राजी करना है, मगर मुझे नहीं मालूम था आगे किस तरह की क़यामत मेरे इंतज़ार में थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरी जान का दुश्मन बनने वाला था। मेरे कुछ दोस्त काफ़ी दिनों से कह रहे थे दूसरे शहर जाकर घूम कर आते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। ऐसी जगह मैं नहीं जाना चाहता था। लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत जिद की तो मुझे जाना पड़ा। मेरे जाने का सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, एक रात की तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि वह सिर्फ एक दिन की बात थी, नहीं बल्कि मेरे दोस्त काफ़ी दिन के लिए मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे। एक दिन का सुनकर ही वह इतना उदास हो गई थी। ये पहली बार था जब मैं अपनी पत्नी से दूर जा रहा था। हम सुबह के निकले और शाम को वहाँ पहुँच गए। एक बहुत बड़ी हवेली थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कैसी जगह है, यहाँ किस तरह के लोगों का आना जाना है और यहाँ पर कैसा काम होता था। और जिस तरह की औरतें यहाँ पर थी, उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वे कौन सा काम करती हैं। उन्हीं औरतों को देखकर मेरे दिल में उनके लिए नफरत उभर आई थी, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी याद आ रही थी। उसका पर्दा करना, उसका शर्माना, मुझे उसकी हर अदा इस तरह बुला रहा था, उसके सामने मुझे दुनिया की हर औरत बेकार लग रही थी। मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ पर शराब और कबाब दोनों का बंदोबस्त था। महफिल सजी हुई थी। मैं भी महफिल में बैठ गया। अचानक एक भीड़ करती हुई मेरे सामने एक झुंड में नाचती हुई औरतें आईं, लेकिन उसे देखकर मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगा। वह जालीदार नकाब में थी, लेकिन मेरे सामने वह 7 पर्दों में भी होती तो भी मैं उसे पहचान जाता। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। उसने नाचना शुरू किया था कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और वह जल्दी वहाँ से भाग गई। सब लोग परेशान हो गए। उसकी जगह दूसरी औरत को लाया गया। उसने नाचना शुरू कर दिया, लेकिन वह लड़की जो मेरी पत्नी थी वह कहीं गायब हो चुकी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वह सच था या कोई आंखों का धोखा था। मेरा दिल कह रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दूं, लेकिन बेबस था। मैं इतने सारे लोगों को नहीं बता सकता था कि जो नाच रही थी वो मेरी पत्नी थी। मैंने वहाँ पर मौजूद एक खास आदमी से उसके बारे में पूछा तो उसने कहा वह लड़की बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, उसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर वे तुम्हें चाहिए तो तुम्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैंने आव देखा न ताव देखा, उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों ने आकर मुझे रोका और कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं अपने दोस्तों को क्या बताता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं उनसे नहीं बता सकता था कि मैं अपनी पत्नी को इस हाल में इतनी बुरी जगह पर देखा था। मेरे दोस्तों ने जब मेरी हालत देखी तो वह मुझे वापस घर ले आए तो जैसे बर्बाद हो चुका था। मुझे पता था कि मेरी पत्नी घर में मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वह तो हवेली में थी।
सारा रास्ता मैं यही सोचता आ रहा था कि मेरी पत्नी कितनी ड्रामेबाज औरत है। जब मेरी उससे शादी हुई, वह किस तरह से मुझे अदाएं दिखा रही थी, मुझे किस तरह से प्यार दे रही थी। मैं समझ नहीं पाया था कि एक शरीफ औरत की अदाएं नहीं थी। शादी की पहली रात उसका नमाज पढ़ना, ये सब ढोंग था, एक दिखावा था। जब एक मुनाफिक इंसान को अपनी असलियत छुपाना पड़ती है तो वह ऐसा ही करता है। मैं गुस्से से घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से शिकायत करने ही वाला था कि अचानक से रुक गया, क्योंकि मेरी माँ के साथ आंगन में मेरी पत्नी ही बैठी हुई थी। वे दोनों टीवी पर मगन थे। अपनी पत्नी को अपने घर में देखकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि अभी तो मैंने उस हवेली पर देखकर आया था। मेरे से पहले उसका घर पहुंचना नामुमकिन था। मैं फौरन से आगे बढ़ा, उसे बालों से पकड़कर सवाल करने लगा, बताओ उस हवेली में तुम क्या करने गई थी? तुम एक खराब और बदकिरदार लड़की हो। मैंने उसे वहीं पर जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे इतना मारा कि मुझे लगा थोड़ी सांस ही उसके अंदर बच गई होगी, और वे रो रही थी, अपना कसूर पूछ रही थी। मैंने अपनी माँ से भी शिकायत किया कि मेरी शादी उस गंदी लड़की से क्यों करवाई। मेरी बात सुनकर माँ को गुस्सा आ गया। मेरी माँ ने मुझे कहा, क्यों वैसी पना जानवर पना इस तरह बेचारी पर टूट पड़े हो, उसका क्या कसूर है? मैंने तो चुनकर उस लड़की को तुम्हारे लिए लाया था। अब तक तो तुम बहुत खुश थे, आज क्या हो गया है? मैंने जब सारी बात अपनी माँ के आगे की तो उन्होंने हैरत से मुझे देखा और कहा, जब से तुम गए हो ये लड़की ने सारा दिन मेरे साथ बिताए हैं और मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसे वहाँ देख कर आया था, मगर अपनी माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। मेरी माँ क्यों मुझसे झूठ बोलेगी? मैं चुप से अपने कमरे में चला गया। मेरा सर फट रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी ऊंची ऊंची आवाज में रोए जा रही थी। सारा माजरा क्या था, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मेरी माँ ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने अपनी पत्नी से बातचीत भी बंद कर दी थी। मेरी पत्नी रोते हुए मेरी तरफ देखती रहती थी। अगले दिन जांच के लिए मैं उसी जगह अपने दोस्त के साथ चला गया। मैंने अपने दोस्त को सारा माजरा बता दिया। मेरा दोस्त भी सुनकर हैरान हुआ। हम उस हवेली में पहुंच गए और बड़ी राजदारी के साथ हमने उस इंसान का पता करवाया जो उस लड़की का दलाल था, जो उसे हवेली में लेकर आया था। मालूम हुआ वे लोग गांव के रहने वाले हैं और मेरा दोस्त जल्दी उस दलाल के पास पहुंच गया। मेरे दोस्त ने उसे कहा कि वे लड़की कहाँ है, उसके मुंह मांगी कीमत देंगे। मेरा दोस्त ऐसा करते हुए मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मेरे दिल पर जैसे खंजर चल रही थी, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था उस लड़की को सामने लाने के लिए। उस दलाल ने कहा, वे लड़की तो मैं कोठे से लाया था, वहाँ पर ही रहती है। मैं भी वहीं पर रहता हूँ, लेकिन मेरा घर यहाँ पर है। मैं पत्नी और बच्चों के पास रहता हूँ। अगर आप मुझे 20,000 रुपये दें तो मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। बाकी दिन आप उसकी ठेकेदार से बात कर लेना। मेरे दोस्त ने उसे 20,000 रुपये दे दिए। वह कहने लगा, चलिए मैं आपको उस जगह पर लेकर जाता हूँ। वह आदमी हमें उस कोठे पर ले गया। मैं उस लड़की को देखकर परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे क्या कहूँ, क्योंकि वह हूबहू मेरी पत्नी थी। वह यहाँ पर कैसे पहुँच गई थी? मैंने तो उसे इतना मारा था, वह सफ़र करने के लायक भी नहीं थी। उसके चेहरे पर जख्म के निशान भी थे। अब सारे निशान अचानक से कैसे साफ हो गए थे? मैं हैरानी से उसे देख रहा था। वह चौंक कर खड़ी हुई और मेरे कदमों में आकर गिर गई। उसने मुझे कहा, खुदा के लिए मेरी बहन को डिवोर्स मत देना, उसे घर से मत निकालना, उसका कोई कसूर नहीं है। वे वाकई में बहुत नेक औरत और परहेजगार औरत है। मैं ही बुरी हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से पूछने लगा, कौन सी बहन और कैसी बहन? उस लड़की ने बताया कि आपकी पत्नी मेरी जुड़वा बहन है। हम दोनों हम शक्ल हैं। शक्ल व सूरत और रंगत और सारी चीज़ें एक जैसी मिलती है। हम दोनों के वजूद में रत्ती भर फर्क नहीं है। अक्सर जुड़वा बहनों में बहुत फर्क होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि पहचानी भी नहीं जाती। हम दोनों बहनें भी ऐसे ही हैं। हैरत से उसे देख रहा था। वह खड़ी हो गई। उसने कहा, आप सुकून से बैठ जाइए, मैं आपको सारी कहानी सुनाती हूँ। उसकी बात सुनने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, तो आराम से बैठ गया। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया और फिर मेरा पूरा जिस्म कांप उठा था। उसने कहा कि हम दो बहनों का रिश्ता एक बहुत ही शरीफ घराने से है। हमारे माँ बाप मस्जिद में रोज आते थे। हमारी माँ भी वजीफा किया करती थी। बचपन से ही हम दोनों बहनें बला की खूबसूरत थी, लेकिन 14 साल की उम्र में किसी ने मुझे अगवा कर लिया। मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई।
मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ढूंढा लेकिन मैं उन्हें ना मिली। जिस इंसान ने मुझे किडनैप किया था उसने मुझे इस कोठी पर बेच दिया था। यहाँ पर मेरे साथ वही सुलूक हुआ जो अगवा हुई लड़कियों के साथ होता था। मैं तो 14 साल की बच्ची थी। 14 साल की उम्र में ही मुझ पर इतना बड़ा जुल्म और पहाड़ टूट पड़े थे। मेरे बड़े होने का किसी ने भी इंतजार नहीं किया। इतनी छोटी सी उम्र में मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। फिर मैं मजबूर हो गई थी काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे भूखा प्यासा रखा। मुझ पर बहुत सारे जुल्म किया। धीरे धीरे मैं उनके रंग में रंगती चली गई। फिर कई साल बाद अचानक एक रोज बाजार में मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। उसने मुझे देखकर पहचान लिया, मुझे गले से लगाया और मुझे कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने उस औरत को नहीं पहचाना, मुझे कुछ याद नहीं था। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वह औरत मेरी माँ थी। उसने मुझे देखकर सिर्फ इसलिए पहचान लिया क्योंकि मेरी और मेरी बहन की सूरत बिल्कुल एक जैसी थी। फिर उसने मुझे मेरी बहन दिखाई थी। वह भी इसी बाजार में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। मुझे बहुत कुछ याद आ गया था। मैंने अपनी माँ और बहन को गले लगाया। हम तीनों काफ़ी देर तक रोते रहे। मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, हम यहाँ उसकी शॉपिंग करने आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इतनी गंदी हो चुकी हूँ कि अब कोई शरीफ घर वाले मुझे कबूल नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की रूह तक कांप गई। उसने कहा कि हमने तुम्हारी याद में इतने आंसू बहा दिए हैं कि अब आंखों से आंसू ही खत्म हो गए हैं। लेकिन मुझे मालूम था वे जो तुम्हें उठाकर ले गए थे वे तुम्हें ऐसी गंदी जगह पर ही ले गए होंगे। मेरे रातों की नींद तुम्हारे जाने के बाद हराम हो गई थी, लेकिन टाइम बीतता चला गया। मैंने खुद को संभाल लिया। बस मैं यही दुआ कर रही थी कि काश तुम मर जाओ मगर ऐसे हाथों में न लग जाओ। लेकिन आज ये सुनकर मेरा दिल फट रहा था। तू किस हाल में पहुंच गई हो जिसका मुझे अपने ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं था। उसके बाद मैं बहन की शादी में बुर्का पहनकर आई थी। मैंने आपको वहां पर देखा था। शादी वाले दिन तो मेरी बहन खुद को 7 पर्दों में छुपाकर बैठी हुई थी। उसकी ये वजह थी कि कोई उसे मेरी तरह ना समझ ले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते जाते थे। हम लोगों को यही डर था कहीं मेरी बहन के शादी में ऐसा कोई इंसान ना हो जिसने मुझे कोठे पर देखा हो और फिर आपसे ये कहे कि आपकी बीवी एक तवायफ है। आज मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि कभी हमारे पास मत आना, तुम्हारी इज्जत दागदार हो गई है। अगर ये बात खुल गई तो फिर तुम्हारी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। उस सब में ना तो तुम्हारा कसूर है, ना मेरा और ना ही तुम्हारी बहन का, लेकिन फिर भी जमाना हमें जीने नहीं देगा। और वह लड़की अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल की, उसे कहा कि मुझे मेरी बीवी दिखाओ। तो मेरी बीवी तो मेरी माँ के साथ बैठी हुई थी। मैं घर आया तो मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं किस मुंह से अपनी बीवी से माफ़ी मांगूं। वह बिल्कुल ही बेकसूर थी। उसकी बहन भी बिल्कुल मासूम सी थी। उसकी बहन तो सिर्फ 14 साल की उम्र में अगवा किया गया था। उस बेचारी का क्या कसूर था? वह तो एक दलदल में फंस गई थी। मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांग ली, लेकिन माँ ने कहा, तुम्हें माफ़ी ना तुम्हारी बीवी देगी और ना मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, एक शर्त पर, जब तुमने उस बेचारी को मार मार कर आधा कर दिया है। किसी पर जुल्म करने से पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अगर मैं उसके साथ ना होती तब शक की गुंजाइश थी, लेकिन जब तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि तुम्हारी बीवी सारा दिन मेरे साथ थी तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं उसकी बहन से मिलकर आया हूँ, मेरा भी कसूर नहीं था। मुझे क्या पता था तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। मेरे बार बार माफ़ी मांगने पर मेरी बीवी और मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बीवी की जुड़वा बहन को भी उस जगह से आज़ादी दिलवा दी और उससे मैंने निकाह कर लिया और मैं उसे और अपनी बीवी को दोनों को दूसरे शहर ले गया। अपनी दूसरी बीवी को मैं हर महीने उसकी माँ और बाप से मिलवाने के लिए लेकर जाता हूँ। अब आप लोग बताएं कि मैंने अपनी बीवी के बहन के साथ निकाह करके ठीक किया या गलत? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। सदा मुझ पर अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय दोस्तों।